वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे थे। परसेंटेज की सीरीज का ही कंटिन्यूएशन हम रहेगा, परसेंटेज पार्ट 6। आज हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे कि परसेंटेज में अगर वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, क्या वो वेन डायग्राम से सॉल्व हो सकता है क्या। एक्चुअली क्या होता है कि एसएससी में या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में, हालांकि बैंकिंग में तो नहीं आता, अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व करने में आसानी होता है। हालांकि उसको ट्रेडिशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वेन डायग्राम से क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर दिखेगी, तो आपको फायदा होगा। इसलिए हम वेन डायग्राम से उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मुझे मेल किए थे कि सर हमें मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ से, हम अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, कहाँ से अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस क्या, अभी स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद आपके आपके पास ये होना चाहिए उस सिलेबस को टैकल कैसे करें, कैसे उस सिलेबस को हैंडल करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ही आप किसी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आपको सिलेबस पता है लेकिन आपको स्ट्रेटजी पता नहीं है तो नहीं कर पाओगे। रहा सवाल मैथमेटिक्स का, देखो लर्निंग टेक्स टाइम। कोई भी लर्निंग प्रोसेस करोगे ना, टाइम लेगा। इट विल नॉट रिस्पॉन्ड सडनली, अचानक रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यू भी थिंक दैट you can learn mathematics 1 day 2 days 3 days, that is your biggest mistake. So give time, take time, think what concept behind the question, apply that concept every time. You should not mug up the short trick, because if you mug up the short tricks your mind will dead. But if you think what is the concept behind the question, your mind definitely increase, your thinking power increase. So apply concept, think concept। शॉर्ट ट्रिक सीखो, आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन, हमेशा मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक से पीछे मत भागो, आप कॉन्सेप्ट समझो। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे फिर आपको ऐसा होगा ना कि आप बीच बीच में स्टेप को स्किप कर दोगे, वही आपका शॉर्ट ट्रिक बन गया, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आपको क्या होता है कि बीच बीच के स्टेप गायब कर दोगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तो बीच बीच के गायब कर दोगे तो भी पता नहीं चलेगा आपको तो आंसर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। तो लर्निंग टेक्स टाइम, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा, आप मैथमेटिक्स को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा सीखिए मैथमेटिक्स कैसे हम करना है, कैसे उसको टैकल करना है, क्या क्वेश्चन है। तो आपने तो फिर मैथमेटिक्स पजल हो जाएगा आपके लिए, आते ही क्वेश्चन डर जाओगे। सोचो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी टीचर पढ़ाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक हो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जिस चीज़ की, चाहे टेक्निकल तैयारी कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, मैकेनिकल कर रहे हो, सिविल कर रहे हो, गेट कर रहे हो, ईएस की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, ए की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस की कर रहे हैं, ठीक है ना, ARO की तैयारी कर रहे हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, कोई रेवेन्यू ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप पहले उसके सिलेबस को देखिए क्या है, उस सिलेबस में क्या स्ट्रेटजी आप कर सकते हो, उसको सिलेबस को टैकल करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, तब आप प्रोसीड करोगे। ना तो बिना किसी के बारे में जाने बिना अगर उसको हराने चलोगे तो नुकसान आपका ही है। पहले उसके बारे में जानो फिर अटैक करो, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। इन ए स्कूल 40% of students play football and 50% play cricket. If 18% of students neither play football nor cricket, the percentage of students playing both is, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको। हालांकि आसान क्वेश्चन है, जो पुराने बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कैसे लगाते हैं। जो नए हैं, जिनको नहीं पता कि वेन डायग्राम से कैसे लगाएंगे, तो आप देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला है कि 40% स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो अगर 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, ये फुटबॉल का बना लो, एक बना लो इसका क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट का बना लो। अब देखो, अच्छा वेन डायग्राम में आप इतना तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेन डायग्राम है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ठीक है,
ये टोटल ए को माने एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला है देखो ये रेड कलर से, ठीक है, ये पूरा ये बी को, ये सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और देखो जो इनमें कॉमन है, कॉमन का मतलब देखो ये कॉमन है, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना ही आपको समझना है, ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है एफ को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी को, और ये जो बीच वाला है ये कॉमन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो कैसे लगाएंगे हम कि ये हो गया क्रिकेट, ये फुटबॉल हो गया, ये हो गया क्रिकेट हो गया, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि 40% स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं, ये 40%, ये ओनली या एलोन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है कि बस ये बोला कि 40% फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% तो फुटबॉल खेलते ही खेलते हैं, हो सकता है कि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, ऐसा नहीं बोला कि केवल 40% फुटबॉल खेलते हैं। तो केवल का मतलब ये इतना वाला पार्ट, ठीक है ना, जो कॉमन नहीं है। लेकिन अगर 40% बोला तो नॉर्मल आप 40% समझो कि ये 40%, ठीक है, ये फुटबॉल। अब देखो 50% क्या क्रिकेट खेलते हैं, तो 50% का मतलब है पूरा, ये नहीं बोला केवल 50%, तो ठीक है इसको 50% मान लो। 18% कुछ नहीं खेलते हैं। तो जो कुछ खेलते ही नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी गेम में, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब यही हुआ कि इनको कंसीडर ही नहीं करना है। तो टोटल 100% है, 18% ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मतलब इनको कंसीडर ही नहीं करना। तो टोटल कंसीडर कितने करोगे? 100 - 18, 82% को आप कंसीडर करोगे, ठीक है, 82% को आप कंसीडर करोगे। तो देखो अब 82% कंसीडर किए, तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है और इसको थोड़ा सोच के भी कर सकते हैं। देखो जैसे फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ, मतलब कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि मान लो कि कोई ये ए है और ये बी है, मान लो ये एफ है, ये एफ सी है, ठीक है ना, कुछ भी मान लो। तो अब क्या होता है कि इसमें पूरा ले लेते हैं, इसका पूरा ले लेते हैं, इसमें कॉमन होता है। तो आपको बताना है कि टोटल ये कितना है, ये टोटल, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं कि एफ के पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडिडेट हैं, जिनका नाम 1 2 3 4 5 6 7 9 9 10 है। और सी के पास 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडिडेट है, जिनका नाम भी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो देखो सेम नाम वाले 7 8 9 10 हो गए कि नहीं? तो वही, तो उनको तो बार बार कंसीडर नहीं करोगे ना, उनको तो बार बार कंसीडर नहीं करोगे, एक ही बार चूज करोगे, इसलिए एक बार उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर टोटल हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट ए प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट बी माइनस ऐसे कैंडिडेट जो दोनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप चाहो तो फिर से मैं समझा दे रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो क्या है, अगर ए है और बी है, ए का पूरा एलिमेंट देखो क्या है, ए का पूरा एलिमेंट देखो ये, ठीक है। अब देखो बी का पूरा एलिमेंट क्या है, बी का पूरा एलिमेंट देखो ये, बी का पूरा एलिमेंट, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो ये, ठीक है, ये वाला एलिमेंट दोनों में कॉमन, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ए और बी टोटल कितने हुए, ए और बी टोटल कितना हुआ। तो फार्मूला क्या होता है आप समझो, मैं सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर भी आपको बता दे रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी में टोटल कितने हुए। टोटल का मतलब अब उसमें दोनों में आने वाले नहीं, मतलब जो नाम आएगा एक ही बार आएगा। कहने का मतलब देखो क्या है, फिर ये भी समझ लो अच्छा। जैसे मैं बोलूं ए बराबर, आप ऐसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी बराबर कौन कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैं बोल दूं ए और बी में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है ना, ए और बी में कितने एलिमेंट हैं इसको बताना है। तो आप तो यही बताओगे ना, 1 2 3 4 5 6 और फिर 4 5 6 7 8 9 10, यही बताओगे सर इतने एलिमेंट हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एलिमेंट तो है ठीक है, लेकिन टोटल अगर मिला के एलिमेंट है, बट कंडीशन क्या है, सेम चीज दो बार नहीं होनी चाहिए। तो आप अगर ए और बी के मतलब कि 4 5 6 जो है और यहाँ पर 4 5 6 है, ये दोनों में,
तो एक ही बार किसको काम माने कि ऐसे ऐसे आदमी का नाम जो 4 है, दूसरे आदमी का नाम 5 है, तीसरे आदमी का नाम 6 है, और बी में भी ऐसा कोई आदमी जिसका नाम 4 है, 5 है, 6 है, तो इनको अगर बताओगे ए और बी में मिला के कितने, तो ऐसे तो नहीं बताओगे ना कि ए में सर 4 5 6 और बी में भी 4 5 6। मैं पूछा कि ए और बी में कितना है, तो सीधे बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि दोनों बार ऐड नहीं करोगे, एक ही बार ऐड करोगे। ठीक है, टोटल बताना होगा। तो क्या बताओगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 एलिमेंट। ठीक है, टोटल 10 एलिमेंट हुए। ठीक है ना, 4 5 है, दोबारा नहीं लिखना है। तो बस यही इसका फार्मूला क्या चलता है, अगर ए यूनियन बी लगाना है फार्मूला के नंबर ऑफ कैंडिडेट ए प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कैंडिडेट जो दोनों में है। तो ए में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 6, और देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, इसमें 6 कैंडिडेट है और इसमें 7 कैंडिडेट है। तो हम टोटल कितने कैंडिडेट हैं, सेम नाम नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे 6 कैंडिडेट इसमें प्लस 7 कैंडिडेट इसमें, ऐसे कैंडिडेट जो दोनों में कॉमन है। सॉरी, ये देखो फार्मूला क्या है, थोड़ा सा हाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग। यहां पर क्या है, माइनस माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट है प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है माइनस। तो देखो 6 इसमें हो गए, 7 इसमें हो गए, कॉमन कितने हैं, 5 6 4 5 6 4, तो 3 दोनों में कॉमन, 3 को नहीं जोड़ोगे तो फिर 7 6 13 हो जाएंगे, हैं तो टोटल 10 ही। तो देखो 7 6 13 माइनस 10 मैंने 7 6 13 13 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस यही, ठीक है, 10 आ जाएगा, चाहे ऊपर नहीं दिख रहा है वो। तो क्या हुआ, 13 माइनस 3 10 आ। ठीक है, यही है सेट थ्योरी का मतलब कि अगर दो यूनियन में है तो उनका कैसे हम करेंगे, मतलब कि दो वेन डायग्राम अगर इंटरसेक्ट करें तो टोटल निकालना हुआ तो कितना आएगा टोटल, उसके लिए हम वेन डायग्राम का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि ए और बी का मतलब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट दोनों में कॉमन है। मैं बताऊं कि ए और बी में कितने एलिमेंट है, आपको ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन उनको नहीं ऐड करना है। तो ए के एलिमेंट 6 है, बी के एलिमेंट 7 है, 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो एक बार ही ऐड करोगे। एक बार 6 कर दिए 7 कर दिए, तो इसका मतलब 3 3 दोनों में दो बार ऐड हुआ, तो इसलिए एक बार कम करेंगे, इसलिए जो कॉमन वाले -3 कर दिए 10 आ गया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया क्रिकेट। ठीक है, फुटबॉल देखो कितना है 40% और क्रिकेट कितना है 50%। ठीक है, फुटबॉल है 40%, क्रिकेट है 50%, 18% पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो 82% लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वही चीज है कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, दोनों खेलने वाले क्या है, बस सेम उसी रूल से लगाओ। क्या लगाओगे आप, दोनों खेलने के लिए तो पहले लिखोगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, 40 प्लस 50 माइनस एक्स, जो इन दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस। अब बस इसको सॉल्व कर दो, तो क्या होगा, ए यूनियन बी कितना है, टोटल जो पार्टिसिपेट किए हैं 82% बराबर 90% बराबर एक्स। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 8। ठीक है, देखो जब भी सॉल्व करोगे जो राइट वाला साइड होगा हमेशा ज्यादा ही रहता है। क्यों ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए ए यूनियन बी निकाल रहे हो, देखो इधर कितना है 82%, इधर कितना है 90%, इसी को बैलेंस, क्यों 90% है, जो दोनों में कॉमन है वो एक्स्ट्रा एक बार शामिल है, उसी को बैलेंस करने के लिए हम माइनस करते हैं हमेशा। तो जब भी करोगे तो राइट वाला बड़ा ही आता है, फिर बैलेंस करने के लिए हम माइनस करते हैं। ठीक है ना, अब वही एक्स की वैल्यू निकल गई 8%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 48% पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड
फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कैसे लोग सॉल्व करोगे, 65% पास हुए मैथमेटिक्स में पास है, तो एक बना लो इससे मैथमेटिक्स वाले और एक बना लो फिजिक्स वाला। ठीक है, 65% क्या है मैथ में है, 65% मैथ में और 48% क्या है फिजिक्स में, और 30% दोनों में पास है। तो सोचो 30% दोनों में है, तो केवल फिजिक्स की बात करूं तो आप बताओगे ना फिजिक्स में 35% पास है। जब 65% मैथ में, केवल मैथ नहीं बोला है, मैथ में 65%, तो इसमें कितने पास होंगे 35। 48% की फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में 48%, केवल फिजिक्स में कितने होंगे 18%। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। अब बोथ सब्जेक्ट में फेल होने के लिए कैसे निकालोगे, देखो अगर कोई एक सब्जेक्ट में पास है तो जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो कोई 10 लोग एक ही सब्जेक्ट में पास है, तो इससे तो कंफर्मेशन आपको मिल गया ना कि वही 10 लोग दूसरे सब्जेक्ट में फेल है। बताओ अगर एक, ये आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, बोथ सब्जेक्ट में फेल होने, तो हमें ऐसा ही नंबर बताना है जो दो ऐसे बच्चे बताना जो दोनों में फेल है। एक सब्जेक्ट में फेल वाले को भी नहीं कंसीडर करना है, नहीं दो सब्जेक्ट में फेल वाले को कंसीडर करना है, सिर्फ क्या करना है, नहीं एक सब्जेक्ट में कंसीडर करना है फेल होने वाले को, नहीं दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले को कंसीडर करना है, हमें सिर्फ कंसीडर क्या करना है, दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले। तो सोचो 35% लोग तो एक सब्जेक्ट में पास है, चलो अगर एक सब्जेक्ट में पास है तो एक ही सब्जेक्ट में फेल भी होंगे। 35% एक सब्जेक्ट में पास है, इसका मतलब यही लोग एक सब्जेक्ट में फेल भी हैं। तो अब इसको निकालने का देखो, अब ज्यादा सोचोगे हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं इसीलिए कंफ्यूज ज्यादा नहीं करूंगा आपको। हालांकि सोचोगे तो बिना फार्मूले से भी आ जाएगा, बट आप सीख लो, ऐसे भी सीखो। 35%, ठीक है, 35% केवल इंग्लिश में मैथमेटिक्स में पास है, चलो केवल मैथमेटिक्स में 35, केवल फिजिक्स में 18%, ठीक है। अब दोनों में पास होने वाले कितने हैं 30%, ठीक है। तो टोटल ऐड करो, 8 5 13, 8 5 13, 3 1 4, 3 7 1 8, 83% लोग ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है या दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो सोचो दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने होंगे, यही तो होंगे। अगर 83% लोग पास है, ठीक है, या तो एक सब्जेक्ट में पास है या तो दो सब्जेक्ट में पास है, तो बस सोचो अंदर से थोड़ा कि अगर एक सब्जेक्ट में पास होने वाला भी तो एक सब्जेक्ट में फेल है, और दो सब्जेक्ट में पास होने वाला तो पास ही है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ दोनों सब्जेक्ट में फेल होने के लिए। तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस 83%, मतलब 17%, ठीक है। क्यों ऐसा किया कि एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो भी फेल है ना, और हमें एक सब्जेक्ट वाला तो कंसीडर करना नहीं है। भले ही ये पास है लेकिन है तो एक ही सब्जेक्ट में फेल, ये भी पास है लेकिन है तो एक ही सब्जेक्ट में फेल। तो हमें तो एक सब्जेक्ट वाला लेना नहीं, हमें क्या लेना है, दो सब्जेक्ट वाला। तो दो सब्जेक्ट में क्या होगा, इन सबको माइनस करोगे 100 में से जितना आएगा वही दो सब्जेक्ट में फेल है, तो निकल गया 17%, ठीक है। 17% लोग दोनों सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है, अब ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने अभी बताया, फार्मूला भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी। बस सोचना है केवल एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में, फिर सबको ऐड करो पास पास वालों को, ठीक है ना। पास पास कि जितने लोग पास है, चाहे एक सब्जेक्ट चाहे दो सब्जेक्ट, तो उससे आपका क्या होगा कि फेल वाले भी इलिमिनेट हो जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में पास है तो मतलब एक सब्जेक्ट में फेल वाला भी इलिमिनेट हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले आ गया आंसर, ठीक है। चलो देखो क्या है, 72% ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन class took biology, 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics, 40 took both, ठीक, then the total number of student in the class. सोचो क्या बोल रहा है कि 72% जो है वो बायोलॉजी लेते हैं, 44% क्या करते हैं, मैथमेटिक्स लेते हैं। इफ ईच स्टूडेंट टुक एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, एंड 40 टुक बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखो बायोलॉजी वाले कितने हैं
72% और 44% क्या है, मैथ वाले। ठीक है, अब सोचो, बायोलॉजी वाले 72%, मैथमेटिक्स वाले 44%, इसका मतलब इन्हीं के अंदर ही रह गया होगा कौन, जो दोनों लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन बी वाले कॉन्सेप्ट से लगाओ, टोटल बराबर ए यूनियन बी का मतलब टोटल, टोटल बराबर नंबर ऑफ कैंडिडेट ए 72% प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट बी 44% माइनस एक्स, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो टोटल कितना होगा, टोटल कितना है, देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना, तो पहले टोटल तो आपको पता नहीं, लेकिन परसेंटेज में जो भी होंगे 100 होंगे ना, तो इसको 100% ले लो, 100% माइनस, अब इसको माइनस करो, 4 2 6 7 4 11, 4 2 6 7 4 11, 116। ठीक है ना, देखो कैसे, एक्स को इधर ले जाएगा, उधर आएगा ना, क्या होगा, एक्स बराबर 116 माइनस 100 मतलब 16%। 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों लेके पढ़ते हैं, लेकिन क्या बोला है कि दोनों लेके पढ़ने के लिए कितने, 40% जो दोनों पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में तो 40 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है, 16 है। तो बस आपको ऐसे लिखना है, 16% बराबर 40, 1% बराबर डिवाइड बाई 16, इसलिए 100% बराबर। 4 दहा में 40, 4 चौक के 16, 4 ये 25 हो गया, 25 इंटू 10 250, 250 बच्चे टोटल क्लास में है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 250। ठीक है, कैसे सोचना है, 72% लोग बायोलॉजी ले रहे हैं, 44% लोग मैथमेटिक्स ले रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा ना, इसको ऐड भी करोगे, देखो 100 से ज्यादा हो गया। इसी से कॉमन सेंस आप पकड़ लो, 100 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब दोनों में ऐसे हैं जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, ए यूनियन बी यूनियन प्लस ए यूनियन प्लस बी यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है। तो कॉमन निकालने वाले, कॉमन का मतलब ये वैल्यू आ गई, पता चल गया हमें, 16%। 16% हुआ, एक्चुअल में 40 है, लेकिन परसेंटेज में 16 है, तो 1 बराबर, इसलिए 100 बराबर, बस हो गया। चलो नेक्स्ट, क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 100 पीपुल, 700 कैन स्पीक इंग्लिश, 500 कैन स्पीक हिंदी। ठीक है, इफ ऑल द पीपुल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज फाइंड। ठीक है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। ठीक है, एग्जैक्टली, वनली, ये सब किसी पर्टिकुलर बने, केवल को रिप्रेजेंट करता है, केवल एक सब्जेक्ट को, या केवल एक खेल को, एक मेथड को। ठीक है, अब देखो क्या है, 1000 पीपुल है जिसमें 700 लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो ठीक है, दो वेरिएबल मतलब 2 वेन डायग्राम, 3 वेरिएबल 3 वेन डायग्राम, 4 वेरिएबल 4 वेन डायग्राम। देखो एक ये बन गया और एक आपका ये बन गया। तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 700 लोग इंग्लिश, और हिंदी बोलने वाले 500 लोग। ये है 700 और ये है 500। ठीक है, और टोटल कितने हैं, टोटल तो आपको यहां से पता चल गया, टोटल कितने, 1000। ठीक है, अब सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, 700 लोग इंग्लिश बोलते हैं और 500 लोग हिंदी बोलते हैं, वैसे भी एडिशन करोगे तो 200 ज्यादा हो रहा है। तो ये आप समझ गए कि 200 लोग ऐसे हैं, 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। ये तो अब फार्मूला भी नहीं लगाना है। तो केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 500, केवल हिंदी वाले कितने हैं, 300। ठीक है, अब देखो ऐड करोगे सब 1000 आएगा, 5 2 700 3 1000। ठीक है ना, अब क्वेश्चन क्या है आपका, है हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। बोथ लैंग्वेज बोलने वाले तो बोथ, क्वेश्चन बोथ वाले। ठीक है, बोथ के लिए कितना है, 200। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। एग्जैक्टली केवल एक लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, देखो केवल इंग्लिश बोलने वाले 500 और केवल हिंदी बोलने वाले 300। एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले कितने रहेंगे, 500 प्लस 300, कितना हुआ, 800।
बस हो गया। तो आपका आप दो आंसर आया, एक आंसर 200 एक 800। अब देखो कौन सा 200 और 800, पहला ही मिल गया 200। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों बोलने वाले और केवल एक एक भाषा बोलने वाले, ठीक है ना। वो तब इसमें कंफ्यूज मत होना ऑप्शन में, ये भी हो सकता है एग्जाम में 200 800 जल्दी जल्दी में 800 200 मार दिया आप, ठीक है, ऐसा ना हो। चलो देखो क्या है, in an exam 60% of the candidate pass in math, 70% candidate pass in English and 10% candidate fail in both, ठीक है। 60% जो है वो मैथ में है, 70% इंग्लिश में, 10% कैंडिडेट फेल है बोथ में, बोथ। इफ 300 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम इफ दे टुक टेस्ट इन ओनली 2 सब्जेक्ट, दैट इज मैथ और इंग्लिश। एक बार आप लोग ट्राई करो। देखो क्या है, 60% कैंडिडेट पास है मैथमेटिक्स में। तब थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन दिमाग लगाओ। मैथमेटिक्स में 60% पास है और इंग्लिश 70% लोग इंग्लिश में, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन दिमाग लगाओ। अगर पास फेल, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में 60% कैंडिडेट पास है 60%, तो फेल कितने होंगे, फेल 40% होंगे। कॉमन सी बात है। अगर टोटल बच्चे में 60 बच्चे जो हैं, 60% बच्चे जो हैं मैथमेटिक्स में पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 40% होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है कि 30% इंग्लिश में है, 70% इंग्लिश में है, ठीक है, 70% 70% इंग्लिश में है, तो फेल कितने हैं, 30%, ठीक है ना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो देखो कैसे मैं इसीलिए बोल रहा था ना, हमेशा मेथड और कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि दो वेन डायग्राम से रिलेटेड, कि कुछ में पास है कुछ में फेल है, और आपको सेंट्रल वाला कॉमन वाला दे दे कि कितने कॉमन में पास है या फेल है, या कॉमन वैल्यू पता चल जाए, दोनों में जो कॉमन है वो नंबर आपको पता चल जाए, तो उसको दिमाग में रख के हम उसी टाइप से सॉल्व करते हैं। मतलब क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो 10% कैंडिडेट फेल है दोनों सब्जेक्ट में, तो मतलब अभी तक क्या था कि पास पास की बात दी हुई है। देखो 70% भी पास है और देखो 60% भी पास है, लेकिन क्या बोल रहा है कि कॉमन जो है 10% फेल है। मतलब वही वेन डायग्राम में जो आपका कॉमन है, ये कॉमन वाली वैल्यू दे दी है 10%, तो आपको दिमाग में ये सेंट्रल इसको रख के लगाना है। मतलब जब भी वेन डायग्राम दे और पास फेल या कुछ भी करके दे, लेकिन अगर अगर सेंट्रल वाली बात पता चल जाए कि ये पास की वैल्यू दिया है, फेल की वैल्यू दिया है, दो सब्जेक्ट पढ़ने वाली की वैल्यू दिया है, कि जो भी मतलब कॉमन वैल्यू दे, तो उसको दिमाग में रख के लगाएंगे। तो यहाँ पर फेल की वैल्यू दी हुई 10%। अब देखो यहाँ पर फेल की वैल्यू 10%, लेकिन आपसे क्या बताया कि 60% मैथमेटिक्स में पास है और 70% इंग्लिश में पास है, लेकिन कॉमन की बात दिया है 10%, ठीक है। तो अब इसको समझ के लिए हम फेल फेल निकाल लेंगे, क्योंकि कॉमन हमें पता चल गया, कॉमन पता चल गया तो सब काम आपका आसान हो गया। तो कॉमन ही आपको निकालना है, तो कॉमन दे दिया फेल, तो हमें फेल को कंसीडर करके लगाना है, ठीक है। तो 60% अगर मैथ में पास है तो 40% फेल है, 70% इंग्लिश में पास है, 30% फेल है, बस। अब सॉल्व कर दो आप, देखो कैसे। 40% हो गए आपके मैथ के और 30% हो गए आपके इंग्लिश के, फेल फेल। तो देखो केवल केवल मैथ में पास कितने होंगे, तो केवल मैथ में फेल, केवल मैथ में 30, अब दोनों में फेल वाले तो आपको दे दिया 10,
इसीलिए क्यों मैं ऐसा लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों में फेल की वैल्यू पता थी, इसीलिए मैं कॉमन, अबे 60 और 70 का डेटा से कोई मतलब नहीं, इससे बस हमें पता करना था फेल कितने हुए। ठीक है, अब देखो 30 है तो केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 20 हो गए। देखो 20 10 30, 30 10 40 मिल गया ना। अब देखो केवल फेल, अब फेल होने वाले कौन कौन है, 30%, 20%, 50%, 10 60%। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ दे टुक टेस्ट इन ओनली टू सर, ठीक है, इफ 300 कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो सोचो ये सब फेल फेल वाले हैं, ये सब फेल वाले हैं, तो पास वाले कितने होंगे सोचो, 30 10 40 20 60, 60% तो फेल हो गए, तो पास वाले कितने होंगे, 40% होंगे। पास वाले कितने होंगे, 40% होंगे। ठीक है, ध्यान से समझो, पास वाले कितने हो गए, 40% हो गए, क्योंकि लिखा है इफ 30% कैंडिडेट पास इन बोथ द सब्जेक्ट। तो कैसे मुझे पता चला कि बोथ सब्जेक्ट, क्योंकि देखो 30% जो ये फेल एक सब्जेक्ट में है केवल, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे सब्जेक्ट में पास है, लेकिन है एक ही सब्जेक्ट में पास, ये भी है एक ही, ये 20% वाला एक सब्जेक्ट में फेल है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में पास है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट में पास है ना, और ये दोनों में फेल है, तो ये तो कंसीडर भी नहीं होगा, ये सब भी कंसीडर नहीं होगा। तो पास पास वाले पता, ये क्या बता रहे हैं कि 40% जो लोग हैं जो दोनों में पास हैं, तो बस यहां से सॉल्व हो गया कि 40% बराबर 300 के 1% बराबर, ठीक है, 300/40, तो क्या है 100% बराबर। सॉल्व कर दो, 100% बराबर क्या होगा, ये हो गया 25 25 3 75 750। ठीक है ना। तो मतलब टोटल 300 कैंडिडेट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने बच्चे अपीयर्ड हुए, 750 बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए। ठीक है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा लाइट चेहरे पे ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो 750 लोग यहाँ पर अपीयर हुए। बस ऐसे ही सोचना है आपको, बस आपको ऐसे ही सोचना है कि क्या दिया है क्या निकालना है। मैं अभी आपको बताया सेंट्रल थीम आपका क्या हो गया कि आपको फेल की वैल्यू बीच वाले की पता चल गई है। अब पास पास से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि फेल फेल का डाटा हमें निकालना है। 60% इंग्लिश में, 60% अगर कहा गया 60% मैथमेटिक्स में पास है तो कंफर्म है कि 40% फेल है। 30% इंग्लिश में पास है तो कंफर्म है कि 70% पास है, तो कंफर्म है कि 30% फेल है। बस लग गया। आपको सोचना है, जो सोच गया वो खेल गया। देखो, ए क्लास टुक 2 टेस्ट, one in physics, other in math, 1/3 class in failed in math, half of the class failed in physics, 60% of those passed in physics also pass in math। ठीक है ना, वही लोग जो फिजिक्स में पास हुए हैं वही मैथ में पास हुए हैं। याद ऐसे ना समझना कि 60% फिजिक्स और मैथ दोनों में पास हो, ऐसे नहीं। वो बोल रहा है कि 60% लोग जो फिजिक्स में पास हैं, फिजिक्स के 60% लोग वही मैथ में पास हैं। तो ध्यान से भाषा समझो आप। If 300 student took both the test, then how many student failed in both the subject? करो एक बार सॉल्व करो। लाइट कम आ रही है। देखो कैसे लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। टोटल बच्चे कितने हैं, इफ 300 स्टूडेंट टुक बोथ द टेस्ट, मतलब 300 बच्चों ने दोनों टेस्ट दिया, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना है 300। ठीक है, 300। अब 1/3 मैथ में फेल हो गए, तो 300 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा 100। 100 जो मैथ में, फिर क्या बोल रहा है कि पूरे क्लास का ही आधा फेल हो गया किसमें, फिजिक्स में, तो 300 का ही आधा। ये नहीं बोला रिमेनिंग, रिमेनिंग का नहीं बोला कि रिमेनिंग जो बचे वो फिजिक्स में फेल हो गए, बोले पूरे क्लास का आधा। ठीक है, पूरे क्लास का आधा कितना हो गया 150। ठीक है ना, ये हो गया फिजिक्स में। बस आपका काम हो गया यहाँ से। अब क्या बोल रहा है कि 60% ऑफ दोज पास्ड इन फिजिक्स, 60% ऑफ दोज पास्ड इन फिजिक्स, मैंने फिजिक्स का 60% वही पास है मैथ में। तो मैंने बोथ में पास होने वाले कितने हैं, अगर आप मतलब बोथ का डेटा मिल गया आपको, तो बोथ का डेटा कहां से मिलेगा, फिजिक्स से। फिजिक्स का 60%, ठीक है, 90 लोग जो है इससे कंफर्म हो गए दोनों में पास है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे आप,
कि अब देखो पास वाले का डेटा दिया है, ठीक है ना, पास वाले का डेटा दिया है। अब ध्यान से देखो, 1/3 क्लास फेल होगी मैथ में और 60% ऑफ दोज हु पास्ड इन फिजिक्स, ठीक है ना। अब देखो कैसे मैंने 150 कैसे निकाला, ये तो फेल फेल का डेटा है ना। पूरे क्लास का आधा लोग फेल हो गए, पूरे क्लास का आधे मैंने वन हाफ हाफ लोग फेल हो गए फिजिक्स में, तो पूरे पास कितने हुए, तो 300 का आधा 150 फिजिक्स में फेल हो गए, तो पास भी तो 150 ही लोग हुए ना, उसी 150 का। अच्छा ये इससे मत कंफ्यूज होना कि मैं यहां से लिख दिया, एक्चुअली देखो क्या था, मैं फिर 150 नहीं लिखना चाह रहा था 2 बार, इसीलिए लिख दिया, फिर मेरे दिमाग में आ गया कि समझा ही देता हूँ। ये तो 150 फेल का डेटा है ना। अब पास कितने हुए फिजिक्स में, 150 ही पास हुए थे ना, क्योंकि 150 तो फेल थे, इसी 150 का 60% निकालना है, ठीक है। देखो ये 90 पास वाले, तब आपको सेंट्रल बीच का डेटा मिल गया, तो फेल से कोई मतलब नहीं। तब ऐसे निकालो कि 100 लोग फिजिक्स मैथ में कितने लोग, 1/3 माने 300 का 1/3 100 लोग अगर मैथ में फेल हुए हैं तो 200 लोग पास हुए होंगे, 200 लोग मैथ में पास हुए होंगे, और 150 लोग फिजिक्स में फेल हुए हैं तो 150 लोग फिजिक्स में पास भी हुए हैं, लेकिन ये फिजिक्स में, लेकिन बोला दोनों में पास होने वाले कितने हैं, फिजिक्स का 60%, तो फिजिक्स का 60% कितना है, 90, बस 90 हो गया। दिख रहा है आपको, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये कितना है, ये 90, ठीक है, ये बीच वाला 90। तो सोचो केवल मैथ में कितना हो गया, 110, केवल फिजिक्स में कितना हो गया, 60, केवल मैथ में कितना हो गया 110, केवल फिजिक्स में कितना हो गया 60। अब क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 300 स्टूडेंट टुक बोथ द टेस्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, बस आपको बोथ द सब्जेक्ट निकालना है, बोथ सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट फेल है। तब सोचो 110 स्टूडेंट, 110 स्टूडेंट केवल एक सब्जेक्ट में पास है, 100 और 60 स्टूडेंट केवल, 60 स्टूडेंट केवल क्या है, एक सब्जेक्ट में पास है, और 90 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट। तो आपको पूछ रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं, तो जोड़ दो इसको। कैसे जोड़ोगे, देखो 160 जो एक सब्जेक्ट में फेल है, मतलब एक सब्जेक्ट में पास है, मतलब उसी सब्जेक्ट में फेल भी है। 60 जो है ये दूसरे वाले सब्जेक्ट में केवल इतना ही पास है, मतलब फिजिक्स में पास है, केवल फिजिक्स में 60 लोग पास हैं, ठीक है, केवल फिजिक्स में 60 लोग पास हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 लोग दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए, और दोनों में पास होने वाले कितने हैं, 90 लोग हैं। तो जोड़ दो इसको, 90 110 90 200 260, तो यही हो गया। और टोटल बच्चे हैं कितने, टोटल बच्चे हैं 300, तो दोनों में फेल होने वाले कितने हैं, 300 माइनस 260 कितना होगा, 40 बच्चे जो है दोनों में फेल है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। देखो इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा समझ में। लोग बोलते हैं वेन डायग्राम में कुछ दम नहीं, लेकिन सोचोगे तो दम निकलने लगेगा, ठीक है, इसलिए आप सोच सोच के लगाओ। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स हो गया, सेवन क्वेश्चन, ठीक है। इन एन एग्जाम 49% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। देखो मैं जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाता हूँ वो उतने भी आसान नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी नहीं लगा पाओगे, इसलिए कॉन्सेप्ट सोच सोच के समझ समझ के लाना। ये एसएससी का सिर्फ रट्टा वाला पैटर्न नहीं कि एक ही पैटर्न पे सब क्वेश्चन आ रहा है तो बस उसी पैटर्न पे आएगा, थोड़ा घुमा घुमा के भी आएगा। जैसे देखो अभी आया था कि 300 स्टूडेंट वाला जो था, इन एन एग्जाम 49% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश एंड 36% कैंडिडेट इन हिंदी, हिंदी में फेल हो गए, 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है, 15% दोनों में फेल हो गए। इफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन इंग्लिश अलोन 630, ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब लगाओ एक बार अपने से, देखो लग पा रहा है कि नहीं।
चलो देखो 49% कैंडिडेट हो गया। अब आपको बस क्या पकड़ना है, आपको ये देखना है कि कॉमन क्या दिया है। देखो 36% हिंदी में है, 49% इंग्लिश में है और 75% बोथ है। इसका मतलब आपको इतना तो पता चल गया कि हमें बोथ वाला जो मिल गया फेल वाला, जिसका मतलब हमारा जो डेटा है हम पहले इससे लगाएंगे, फेल फेल वाले से, ठीक है। अब क्या, इफ द टोटल नंबर आपका हु पास्ड इन इंग्लिश एलोन, जो केवल इंग्लिश में पास हुए 630 है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड इन द एग्जाम, एग्जाम में कितने लोग अपीयर हुए। तो पहले आप ऐसे करो कि 49% किसमें है, इंग्लिश में, ठीक है। 36% किसमें, हिंदी में, और 15% क्या है, दोनों में। 15% दोनों में, ठीक है। इसका मतलब दोनों में 15% दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या कि टोटल नंबर ऑफ हु पास्ड इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास होने वालों का आपको निकालना है। तो बस यहां से देखो कैसे निकालोगे। 49% कैंडिडेट जो है वो फेल है किसमें, इंग्लिश में। आंख में थोड़ा चमक रहा है ना, इसलिए कभी कभी दिख नहीं रहा है। 49% कैंडिडेट इंग्लिश में फेल है, तो मतलब इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में फेल वाले वाले कितने हैं, 9 में। इसमें माइनस करोगे ना, ये तो टोटल हो गया 49%, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 9 में से 5 गया 4, तो यहाँ पर ये हो गया 4, ठीक है, 4 में से 1 गया 3, 34%, ठीक है। और देखो केवल हिंदी में कितना हो गया, 21%, ठीक है ना, केवल। अब देखो सोचो, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले 34%, केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं, 21%, और दोनों में फेल होने वाले 15%। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड इन इंग्लिश एलोन, जो केवल इंग्लिश में पास है। तो आप सोचो एक बात, 21% कैंडिडेट जो है हिंदी में फेल है, केवल हिंदी में ही फेल है 21%। तो आप एक बात बताओ, अगर 21% केवल हिंदी में फेल है तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए होंगे, आप थोड़ा सोचो। अगर केवल हिंदी में फेल होने वाले, केवल हिंदी में फेल होने वाले 21% कैंडिडेट हैं, तो मतलब यही ना हुआ कि यही 21% कैंडिडेट, देखो फिर से मैं एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर हिंदी में फेल होने वाले, केवल हिंदी में, टोटल हिंदी में तो फेल होने वाले 36 है, टोटल हिंदी में फेल होने वाले 36% है, लेकिन केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने, 21% है, जो कि एक कंफर्म बता रहा है, कंफर्मेशन आपको दे रहा है कि हिंदी में फेल होने वाले 21% है, कंफर्म है। तो सोचो अगर एक केवल हिंदी में फेल हुए होंगे 21% लोग, तो यही लोग तो इंग्लिश में पास हुए होंगे ना, हुए होंगे कि नहीं, केवल हिंदी में। मैं टोटल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं केवल हिंदी में अगर 21% लोग पास हुए होंगे, तो यही 21% लोग केवल इंग्लिश में भी पास हुए होंगे, केवल इंग्लिश में, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये हिंदी में केवल पास हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में केवल फेल हैं तो इंग्लिश में केवल पास होंगे, तो केवल पास होने वाला कितने, 21% ही है। अब देखो, और वही 21% की वैल्यू 630 है, क्यों, क्योंकि लिखा भी है कि एलोन इंग्लिश, यहाँ पे भाषा है केवल इंग्लिश, एलोन का मतलब केवल इंग्लिश में। तो जब सोचो केवल हिंदी में पास होने वाले 21% है, जाहिर सी बात है, तो केवल इंग्लिश में पास होने वाले भी 21% ही होंगे, जो कि 630 के बराबर। तो 1% बराबर 630/21, इसलिए 100% बराबर 3, ये हो गया 3000, ठीक है, 3000 आपका आंसर। अच्छा आंसर नहीं दिया, इसका आपका आंसर आएगा 3000, ठीक है, ऑप्शन छूट गया बनाने में, ठीक है, ये 3000 आपका आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये बस सोचने वाली बात है, नहीं सोचोगे फिर लेंदी पड़ेगा, लेंदी में फिर क्या होगा, मैं चलो दूसरे भी प्रोसेस से बता दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा ये तो कि सर आपको इससे पता चल गया कि 21% लोग ही पास है हिंदी इंग्लिश में, तो चलो इसको निकाल देते हैं। केवल 49% लोग, अगर हम बोलते हैं कि 49% लोग इंग्लिश में फेल है, तो देखो मैं फिर से, अगर आप चाह रहे हो तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी बता दे रहा हूँ कि आपको इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है कि कैसे हम सोचेंगे कि केवल इंग्लिश में ही पास है। तो ऐसे भी वेन डायग्राम से बनाओ,
49% अगर है तो 51% लोग तो आपको इंग्लिश में पास हुए होंगे ना। टोटल टोटल 49% लोग अगर इंग्लिश में फेल है तो 51% लोग इंग्लिश में पास हुए होंगे। अब सोचो 36% लोग अगर हिंदी में फेल है तो कितने पास हुए होंगे? 64% लोग पास हुए होंगे कि नहीं? अब सोचो 64% लोग पास हुए होंगे। अच्छा, फेल का आपने जोड़ा था, फेल का कितना निकाला था आपने? 34, 21, 15। कितना जोड़ा था? 34, 21 और 15। कितना आया था? 4, 1, 5, 5, 10, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 70%। 70% लोग जो थे वो फेल वाले थे, तो 30% लोग पास वाले होंगे। चलो 30% लोग पास वाले होंगे। तब सोचो अगर 30% लोग दोनों में पास है तो केवल इंग्लिश में पास कितने होंगे? 21% लोग, और केवल हिंदी में पास कितने होंगे? 34% लोग। वही तो मैं निकाला हूं, देखो मैंने बताया था ना डायरेक्ट। अच्छा, एक कॉमन चीज भी देखो, जो केवल, अच्छा यहां से प्रूफ भी हो जा रहा है कि जो केवल हिंदी में पास हुए हैं वही केवल, देखो जो हिंदी में पास हुए हैं वही केवल इंग्लिश में पास है। देखो जो इंग्लिश में, जो सॉरी, जो केवल इंग्लिश हिंदी में फेल हुए हैं, केवल हिंदी में फेल, वही इंग्लिश में पास हुए हैं। जो केवल हिंदी, देखो सोचो जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा उल्टा चल रहा है, भाषा से कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। देखो जो केवल इंग्लिश में पास हुए हैं वही केवल हिंदी में, सॉरी, जो केवल इंग्लिश में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं, केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं वही इंग्लिश में, वो हिंदी में पास हुए हैं। देखो भाषा की बात है, मैं बोलने में कंफ्यूज हो गया, उल्टा निकल गया। देखो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं, जो केवल हिंदी में फेल है वही केवल इंग्लिश में पास है। देखो ठीक, जो केवल इंग्लिश में फेल है वही केवल हिंदी में पास है। यही मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो? देखो बस इसीलिए मैं वहां पर डायरेक्ट लिख दिया था, अगर मैं डायरेक्ट लिखता हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं फिर से निकाल के दिखाया हूं। तो बस इसीलिए लिखा था 21% बराबर, ये केवल इंग्लिश में पास वाले हैं एलोन, 630 के 1% बराबर, ठीक है, इसलिए 100% बराबर। काट दिए, कितना आया? 3000। यही मैं आपको समझा रहा था, जो केवल इंग्लिश में पास है वही केवल हिंदी में पास है, जो केवल इंग्लिश में, हिंदी में फेल है, जो केवल हिंदी में फेल है वही केवल इंग्लिश में पास है, ठीक है। जो केवल इंग्लिश में फेल है वही केवल हिंदी में पास है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। देखो नया क्वेश्चन है, इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 69% ऑफ इंडियन लाइक रोमांटिक मूवीज, 61% लाइक एक्शन मूवीज, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लाइक बोथ टाइप ऑफ मूवीज इफ ऑल इंडियन लाइक एटलीस्ट वन मूवीज, ठीक है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन यहां पर ये वर्ड नहीं होता, कौन सा? ये वाला वर्ड, ठीक है ना, एटलीस्ट वन वाला वर्ड नहीं होता तो अब इस क्वेश्चन को लगा पाना भी मुश्किल था, क्योंकि अभी तक आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एक सब्जेक्ट में पास है, फेल है, दो सर, उसमें एक चीज कॉमन थी कि जितने भी कैंडिडेट थे कोई ना कोई एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ रहे थे। अगर यहाँ पर ये बोलता कि 69% इंडियन रोमांटिक मूवी देखते हैं और 61% इंडियन जो है वो एक्शन मूवीज देखते हैं, अगर इसमें ये वर्ड नहीं डाला होता कि कम से कम एक एटलीस्ट वन मूवी देखते, अगर ये वर्ड नहीं होता तो कैसे आपको पता चलता? हो सकता है कुछ लोग कुछ नहीं देखते हो, ठीक है, हो सकता है कुछ लोग कुछ नहीं देखते हो, अगर वो पता नहीं होता आपको डेटा तो आप ये 100 में से माइनस नहीं कर पाते। लेकिन इसने बोल दिया है कि कम से कम एक मूवी देखते थे, इसका मतलब जितने भी कम्युनिटी के लोग होंगे, इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, या तो एक्शन देखेंगे या तो रोमांटिक मूवी देखेंगे, इसका कहने का यही मतलब हुआ। अगर यहाँ पर ये एटलीस्ट वर्ड नहीं होता तो फिर ये कांट डिटरमाइंड, आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बता ही नहीं सकते ना कॉमन चीज, मतलब कि इसमें इंफॉर्मेशन था ही नहीं कि कम से, कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कुछ नहीं देखता हो, उस मतलब नहीं मूवी देखता हो, नहीं रोमांटिक मूवी, नहीं नॉर्मल मूवी, कोई एक्शन मूवी, वो हो सकता है न्यूज़पेपर न्यूज़ सुनता हो, तो ऐसा वर्ड नहीं था, इसीलिए इस क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट, इसीलिए स्पेशली यहाँ पर एटलीस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, तो बस ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है।
कि 69% जो है वो रोमांटिक मूवी देख रहे हैं, और 61% जो है वो एक्शन मूवी देख रहे हैं। तो देख लो, ऐड करो, देखो ज़्यादा हो जाएगा, किस 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो वही जो कॉमन सेंस है, 100 से ज़्यादा हुआ, इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ये आपको समझ में आना चाहिए बस। तो आप जोड़ दो, ए यूनियन बी वाले फार्मूला से लगाओ या तो कॉमन सेंस से लगाओ। 61 प्लस 69 कितना हुआ, 9 1 10 6 6 12 1 13, 130% हुआ। ठीक है, होना कितना चाहिए था, क्योंकि इसने पूरा कम्युनिटी बता दिया कि 100% ही टोटल है, तो जाहिर सी बात 100% है, तो 130 माइनस 100 कर दो, कितना हो गया, 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो चलिए आज टू वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखा है। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार वीडियो को नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, समझिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और कोई भी आपको इसका पीडीएफ, इसका नोट चाहिए तो एग्जाम शिविर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, और एग्जाम शिविर एकेडमी ऐप पे आपको हर चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे हर चीज़ देना पॉसिबल है। मैं बार बार ये भी नहीं बोलूँगा कि आप एग्जाम, हालांकि एग्जाम शिविर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, लेकिन क्या फ़ायदा आप इस बार बार एक जगह से दूसरे जगह, फेसबुक पे मैं आपको बोलूँ नहीं फेसबुक इसके नोट दे, तो कोई मतलब नहीं ना, आप खाली परेशान होगे। तो परेशान नहीं होना है, सिर्फ पढ़ना है। तो अब यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और एक बात फिर से मैं वही रिपीट कर दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स टेक्स टाइम, लर्निंग प्रोसेस टेक्स टाइम, यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।